हॉरर कहानियाँ। क्या मैं सुंदर हूं? आधी रात का समय था। अंधेरी सुनसान गली में मिस्टी तेज कदमों से चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ी चली जा रही थी और तभी उसे एहसास हुआ कि सामने की तरफ से कोई परछाई बढ़ती हुई उसकी तरफ आ रही है। हे भगवान, ये कौन आ रहा है सामने से? एक तो आज कैब खराब होने की वजह से पहले ही रात के 2 बज गए हैं और इन कुत्तों के रोने की आवाज से मेरे तो पैर कम कपा रहे हैं। ऊपर से इतनी रात को गली में ही कौन खड़ा हुआ है? मिस्टी अभी सोच ही रही थी कि सामने से आती परछाई ठीक उसके सामने आकर रुक गई। मिस्टी ने अंधेरे में गौर से देखने की कोशिश की तो उसे अपने सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जिसने अपने चेहरे पर सफेद रंग का मास्क लगा रखा था और उसका मास्क खून से भीगा हुआ था। मिस्टी, कौन है? मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? मिस्टी, क्या मैं सुंदर हूँ? ये कैसा सवाल है? हाँ, बिल्कुल, तुम बहुत सुंदर हो। क्या कहा? मैं सुंदर हूँ? ये देखो मेरा चेहरा, अब बोल, क्या मैं सुंदर हूँ? जैसे ही उस औरत ने अपना खून से सना मास्क हटाया, उसके चेहरे की हालत देखकर मिस्टी की रगों में मानो कि खून जमने लगा। उस औरत का चेहरा होठों के पास से जबड़े तक फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने छुरे से उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर दिए हैं। उसका भयानक चेहरा देखकर मिस्टी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। मैं बहुत सुंदर हूं ना? अब तुझे भी मेरे जैसा सुंदर बनना होगा। डर से कांपते हुए मिस्टी ने सामने खड़ी औरत की ओर देखा। उसके चेहरे से खून और मांस के टुकड़े लटक रहे थे। अगले ही पल वो औरत बिजली की तेजी से मिस्टी के नजदीक आ गई। उसने एक धारदार चाकू से मिस्टी के चेहरे पर वार कर दिया और उसके चेहरे को मुंह के पास से जबड़े तक काटकर बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। मिस्टी के चेहरे को चाकू से गोदने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था और इसीलिए उसने दर्द से कहराती हुई मिस्टी के सीने पर चाकू से एक के बाद एक वार करती गई। कुछ पल तक दर्द से राहत कराने के बाद मिस्टी की आंखें बंद हो गई। अपना गुस्सा निकालने के बाद वो औरत अपना मास्क पहनकर एक बार फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह पुलिस को मिस्टी की कटी फटी लाश बरामद होती है तो हर तरफ सनसनी फैल जाती है। मिस्टी की मौत के कुछ दिन बाद गणेश नाम का एक व्यक्ति उस गली में ही मकान किराए पर ले लेता है। शाम के समय, अरे भाई जी, अरे 8 बजने वाले हैं। 8 बजे के बाद कोई सामान नहीं मिलेगा। जिसको जो सामान लेना है जल्दी से लेकर यहाँ से चले जाओ। अरे भाई साहब क्या बात है? आप सभी इतने डरे हुए क्यों हैं? आपको दुकान बंद करने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे भाई जी, लगता है मोहल्ले में नए नए आए हैं आप। आपको शायद पता नहीं है, आजकल यहाँ अंधेरे में कोई चुड़ैल घूम रही है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही उस चुड़ैल ने एक लड़की की बेदर्दी से हत्या कर दी है। अरे भाई साहब, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। भाई साहब, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। अरे आप मानो या ना मानो भाई जी, आपकी मर्जी, लेकिन मैं अंधेरा होने के बाद अपनी दुकान नहीं चलाऊंगा। मैं तो आपको भी सलाह दे रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले आप अपने घर पे चले जाइए, बाहर मत निकलिएगा। गणेश को उस मकान में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। अपने कानों में हेडफोन लगाकर वह रात के सन्नाटे में अपने कमरे का सामान सही कर रहा था। आधी रात के समय अचानक ही उसने महसूस किया कि गली से कोई दौड़ते हुए उसके कमरे की खिड़की के पास होकर गुजर रहा है। अरे, ये इतनी रात को कौन दौड़ रहा है और वो भी गली में? गणेश ने थोड़ी सी खिड़की खोलकर झांक कर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या सुंदर? हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। अब मुझे जाने दो। लड़के के इतना कहते ही
वह औरत अपना मास्क हटाकर लड़के को अपना असली चेहरा दिखा देती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चीखने लगता है। चिल्ला क्यों रहा है? देखना मैं कितनी सुंदर हूँ। देखना क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? फिर झूठ क्यों बोला मुझसे? उस भयानक शक्ल वाली औरत को देखकर वह लड़का थर थर कांप रहा था। अचानक ही उस औरत ने अपने चमकते धारदार चाकू से उस लड़के के चेहरे पर वार कर दिया और उसके चेहरे को मुंह के पास से काट कर अपने जैसा बना दिया। लड़के के चेहरे से खून और मांस के लोथड़े लटक रहे थे और वह दर्द से तड़प रहा था। कुछ ही पलों में लड़का बेहोश हो गया और वो चुड़ैल अपना मास्क पहनकर अंधेरे में गायब हो गई। देवा रे देवा, ये बात तो सच्ची है कि चुड़ैल है, लेकिन ये ऐसा क्यों पूछ रही थी कि ये सुंदर है कि नहीं? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये चुड़ैल कौन है और ये ऐसी बनी कैसे। हेलो मयंक, अरे मयंक, मुझे तेरी मदद की जरूरत है यार। तुम्हारे थाने में कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें किसी औरत की लाश मिली हो और उसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हो? मैं चेक करके बताता हूँ। मयंक कुछ देर तक फाइलें चेक करता है और फिर उसके बाद गणेश को फोन करता है। अरे गणेश, ये गांधीनगर विकास कॉलोनी में मकान नंबर 112 में 2 महीने पहले एक औरत की लाश मिली थी, जिसका चेहरा तेरे बताए अनुसार एकदम ऐसा ही कटा फटा है। तू वहाँ जाकर पता कर ले। एड्रेस नोट करने के बाद अगले दिन गणेश विकास कॉलोनी पहुंच जाता है। अरे सामने वाले घर में 2 महीने पहले किसी औरत की लाश मिली थी, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से, जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। गणेश उस लड़के के अजीब बर्ताव से थोड़ा घबरा जाता है और तेजी से उसके घर से बाहर आ जाता है। अरे भैया, अब क्या उस पगलेट के घर पे चले गए थे क्या? अरे भाई, जब से वो मधुमती मरी है ना, वो उसका कुछ पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी कर जाता है। उससे बच के रहना आप। मधुमती वो 112 वाली मधुमती? क्या हुआ था उसको, क्या हुआ था? अरे मधुमती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ही अविराज ने उससे शादी कर ली थी। बहुत प्यार करता था अविराज मधुमती को। मधुमती को भी अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, लेकिन मधु की खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। अविराज उसे घर में कैद करके रखने लगा था। अविराज उसे न किसी से बात करने देता था और न ही आने जाने देता था। और फिर एक दिन अविराज की दिल्ली में नौकरी लग गई। अपनी पत्नी को यहाँ कैद करके वो सप्ताह में 5 दिन नौकरी करता और छठे दिन यहाँ आ जाता। और इसी बीच मधुमती और नीरज में नजदीकियां बढ़ गई और अविराज की अनुपस्थिति में नीरज उसके घर जाता और दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते। एक दिन अविराज सोमवार के दिन अचानक से घर लौट आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी को नीरज के साथ देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। पहले तो उसने नीरज को खूब पीटा और जब नीरज बेहोश हो गया तो अविराज ने चाकू से अपनी पत्नी का चेहरा बुरी तरह से काट दिया, ताकि आज के बाद कोई उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी ओर आकर्षित ना हो। मधुमती के चेहरे पर हर बार वार करने के बाद अविराज उससे एक ही सवाल पूछता, अभी भी तो सुंदर है, बोल बोल, अभी भी तो सुंदर है। पत्नी पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वो इन दोनों को बेहोशी की हालत में छोड़कर घर से बाहर भाग गया था। पूरी रात नीरज और मधुमती घर में बेहोश पड़े रहे थे और अगले ही दिन सुबह हर तरफ खून बिखरा देख जब मोहल्ले वाले अविराज के घर पहुंचे तब तक मधुमती की मौत हो चुकी थी, लेकिन नीरज में अभी भी सांस बाकी थी। नीरज को हॉस्पिटल ले जाया गया जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन मधुमती की मौत के गम में नीरज अपनी सूध-बूध खो बैठा था। वो आज भी हर पल उसी का नाम लेकर पुकारा करता है। और अविराज कहाँ गया?
अरे अविराज तो कुछ दिन बाद बुरी हालत में मरा हुआ मिला था। लोग बोलते हैं कि उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं बचा था। उसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया था जैसे अविराज ने मधुमती को मारा था। गणेश को अब सारी कहानी समझ में आ गई थी। मधुमती की आत्मा रात में छुरा लेकर घूमती है। जिस तरह से अविराज ने उसे मारा, उसी तरह वो सभी को मारना चाहती है और सबसे वही सवाल पूछती है जो मरते समय अविराज ने उससे पूछा था कि क्या वो सुंदर है। गणेश वहां से अपने घर जाता है क्योंकि अभी तक मधुमती ने सारे हमले अमावस्या के दिन ही किए थे। इसीलिए अमावस्या के दिन गणेश रात होने का इंतजार करने लगता है। रात के तकरीबन 2 बजे वो घर से बाहर निकलकर गली में घूमने लगता है और थोड़ी देर बाद मधुमती गणेश के सामने एक मास्क लगाकर प्रकट हो जाती है। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। क्या कहा? मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? इतना कहकर मधुमती अपना मास्क उतारकर दूर फेंक देती है और भयानक आवाज में चीखने लगती है। मधुमती के कटे चेहरे से खून टपक रहा था, जिसे देखकर गणेश का डर के मारे खून जमने लगा था। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। गणेश की बात सुनकर मधुमती चाकू से उसके चेहरे पर वार कर देती है। क्या मैं सुंदर हूँ? नीरज की नजर से देखो तो तुम आज भी सुंदर हो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है मधुमती। तुम सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। नीरज का नाम सुनकर मधुमती कानों पर हाथ रखकर चीखने लगती है। बस करो, बस करो। तुम सब मर्द बस औरत के खूबसूरत चेहरे से प्यार करते हो। सबके सब धोखेबाज और मक्कार हो। इतना कहकर मधुमती चाकू लेकर एक बार फिर गणेश की ओर बढ़ने लगती है। मधु मत मारो उसे, मत मारो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मधु। मेरी नजर से देखो तो तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई मधु? मुझे भी अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो मधु। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मधुमती चाकू लेकर गणेश के सीने में घोंपने की कोशिश करती है और तभी नीरज गणेश के सामने आ जाता है और चाकू नीरज को लग जाता है। अब बस करो मधु, बस करो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। अब तुम किसी को भी नहीं मारोगी, किसी को नहीं। मैंने अपना प्यार साबित कर दिया है मधु। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। नीरज की बात सुनकर मधुमती धुएं का बवंडर बनकर वहां से गायब हो जाती है। गणेश नीरज को अस्पताल ले जाता है, जहां पर उसकी जान बच जाती है। कहते हैं उस दिन के बाद मधुमती ने फिर कभी भी किसी से भी ये नहीं पूछा क्या मैं सुंदर हूं।